हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वाइज। मैंने पूरा इंडियन पॉलिटी विद टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ मैं। और हमारा पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, जुडिशरी ये ख़त्म हो चुका है। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टर इमरजेंसी। अभी हमें सिर्फ फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रियम्बल ये सब पढ़ने हैं। थोड़े छोटे छोटे टॉपिक रह गए, शेड्यूल, प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज़। बाकी हमारा सारा हो चुका है, टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं हम। और ये हम अलग से आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो मैं आपको अलग से कवर करा रही हूँ। आज मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है, मेरे को फीवर है। आज आज हम पढ़ेंगे फेडरल सिस्टम। इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है इंडिया में विथ यूनिटरी बायस, इसका पहले हम मतलब समझेंगे। फिर हम ये आर्टिकल्स में जानेंगे कि इन आर्टिकल्स में क्या है और ये फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस कैसे, ये एग्जाम्पल है इसके। इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो ट्रू फेडरलिज्म नहीं है, ये कॉसी फेडरलिज्म है। और ये इसका मतलब ये है कि इस यहाँ पे विथ यूनिटरी बायस कि स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टेट गवर्नमेंट से। तो हमारी किस फॉर्म में है, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ये किसने बोला था, केसी वेयरस ने बोला था। आर्टिकल 246 ये क्या बात करता है, आर्टिकल 246 बोलता है कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। और आर्टिकल 248 में कौन सी लिस्ट दी हुई है, रेसिडुअरी लिस्ट की। मतलब जब संविधान बन रहा था तब उस टाइम तो इंटरनेट वगैरह नहीं था ना, तो ऐसे कोई चीज़ जो जैसे साइबर क्राइम हो गए, इंटरनेट, ये सब जब वो उस टाइम थे ही नहीं, तो उन्होंने बोला जो अभी नहीं है, ऐसा कोई काम जो हम अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, तो वो रेसिडुअरी लिस्ट का पार्ट हो जाएगा। तो ये किसके कंट्रोल में होती है, ये यूनियन लिस्ट, यूनियन गवर्नमेंट इसको देखती है। तो ये आर्टिकल 248 बात करता है रेसिडुअरी लिस्ट की, एंड आर्टिकल 246 बात करता है 7 शेड्यूल की। इसमें 3 लिस्ट के बारे में बात की है। यूनियन लिस्ट यूनियन गवर्नमेंट देखती है, स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स है वो स्टेट राज्य सरकार देखती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है वो कौन देखता है, वो दोनों देखते हैं। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा, वो यूनियन लिस्ट का प्रिवेल करेगा। तो ये क्या है, फेडरल सिस्टम है। तो हमें आर्टिकल 246 में जो 7 शेड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट है, ये क्या दर्शा रहा है, फेडरल सिस्टम तो है बट क्या है, यूनिटरी बायस है कि हाँ दोनों बना सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ कानून दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो किसकी चलेगी, स्टेट सॉरी यूनियन गवर्नमेंट की चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी, राज्य सरकार की नहीं चलेगी। वहीं यूएस में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के ये पास ये पावर है। जो रेसिडुअरी लिस्ट है, ये किसके रेसिडुअरी लिस्ट इंडिया में किसके पास पावर है, यूनियन लिस्ट के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास। वही यूएस में किसके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। अब ये सवाल ये उठता है कि वाई इंडिया इज़ फेडरल, भारत फेडरल कैसे है। डुअल गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पंचायत और म्यूनसिपाल्टीज जो होती हैं वो इसमें नहीं आती, वो फेडरल सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्या बोला मैंने, पंचायत और म्यूनसिपालिटी फेडरल सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को दर्शाती हैं। तो डुअल गवर्नमेंट में क्या आएंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो कि किस में दिया है, आर्टिकल 246 में 7 दिया है कि 7 शेड्यूल में जो लिस्ट है 3 लिस्ट में डिवाइड किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और इंडिया में किसकी सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। जैसे कि यूके में किसकी सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट ने जो बोल दिया वही सबसे ऊपर है। यूएस में किसकी सुप्रीमेसी है, जुडिशरी, जुडिशरी ने जो बोल दिया वही सुप्रीमेसी है। वहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सुप्रीम है, सॉरी हमारे भारत में कौन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कि पार्लियामेंट अगर काम करेगा वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करेगा, और जुडिशरी क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगी, कहीं इसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही रहेंगे। कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको इंटरप्रेट ही करेंगे, उससे अलग जजमेंट नहीं देंगे। अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्ट, क्यों, क्योंकि उन्हें इंटरप्रेट करना है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, अगर कभी कोई गलत कानून आ भी गया तो अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो वो
देख सकते हैं अच्छे से। तो ये चार जो चीज़ें हैं, वाई इंडिया इज़ फेडरल, भारत फेडरल कैसे है, ये चार चीज़ें भारत को फेडरल बनाती हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डुअल गवर्नमेंट है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज इसमें काउंट नहीं होते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्ट। समझ में आ गया। अब यूनिटरी वाइज क्यों है, इसके हमें एग्जाम्पल्स में ये आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, 251, 252, 53, 54 ये हमें क्या दर्शा रहे हैं, ये हमें दर्शा रहे हैं यूनिटरी वाइज की हाँ फेडरल सिस्टम तो है बट इससे बट यूनिटरी टिल्ट ज़्यादा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा चल रही है। पहले तो हम ये समझेंगे, पहले हम बेसिक समझते हैं, उसके बाद हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। इंडिया एंड यूएस, इंडिया का कैसा फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत पूरा एक देश बना, ठीक है। तो ये क्या थी, टॉप डाउन अप्रोच थी। और जो यूएस में था वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कि मतलब कुछ छोटे देश थे, उन्होंने अपनी थोड़ी थोड़ी सी पावर्स किसको दे दी, अपनी थोड़ी थोड़ी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी। तो ये हो गया बॉटम अप अप्रोच। और जब भारत आज़ाद हुआ तो इन्होंने राज्य सरकार में डिवाइड कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ी थोड़ी पावर कि हाँ चलो आप भी ले लो। तो ये टॉप डाउन अप्रोच हो गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी थोड़ी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है। इंडिया में ऐसा है। तो ये क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और यूएस में कैसा है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, बॉटम अप अप्रोच, कि छोटे छोटे जो देश हैं, वॉशिंगटन डीसी और फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, ये छोटे छोटे देश, इन्होंने अपनी 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 पावर थोड़ी थोड़ी सी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी। तो ये क्या होगी, बॉटम अप अप्रोच। अब ये समझते हैं फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होता है, फेडरेशन मतलब नो राइट टू सेसीड, मतलब कि आपको अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इंडिया और यूएस फेडरेशन तो है बट अलग अलग है, उसमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, टॉप डाउन अप्रोच है। यूएस में क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, बॉटम अप अप्रोच है। आई एम सॉरी, नो राइट टू सेसीड। इंडिया फेडरेशन मतलब होता है कि आपको अलग होने का अधिकार नहीं है। वही कॉन्फेडरेशन मतलब क्या होता है, राइट टू सिसीड। राइट टू सिसीड मतलब कि आपको अलग होने का अधिकार है। जो छोटे छोटे से स्टेट्स मिलके बने हुए हैं, आपको अलग होने का अधिकार। तो ये हो गए लूज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यूएसएसआर। और फेडरेशन में क्या है, नो राइट टू सिसीड, टाइट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जो कि यूएस में है और इंडिया में है। ये हो गए हमारे बेसिक्स। और अभी एक और चीज़ समझते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। ये हमारा यूएस और इंडिया के बीच में मैं आपको कंपैरिजन भी पढ़ा रही हूँ कि यूएस और इंडिया में कितना डिफरेंस है और क्या थोड़े से वो डिफरेंस भी पढ़ा रही हूँ, साथ में मैं आपको भारत के बारे में बता रही हूँ। तो आपके यहाँ से बहुत सारे आंसर्स निकलते हैं कि अगर आपको कल को कंपैरिजन करने को पूछा यूएस और इंडिया में, तब भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। और अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, यूनिटरी टिल्ट पढ़ रहे हैं कि भारत फेडरल सिस्टम तो है बट यूनिटरी बायस है, कि मतलब यूनिटरी टिल्ट है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बेसिक्स कर रहे हैं, उसके बाद हम आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रक्टिबल यूनिट और यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्टिबल स्टेट, आई एम सॉरी। और मतलब कि जैसे कि एरिया, नेम, बाउंड्री, मर्ज, बाइफरकेट, स्टेट परमिशन चाहिए। जैसे यूनियन तो इंडस्ट्रक्टिबल है क्योंकि फेडरेशन है, लेकिन स्टेट भी हैं, उनको भी आप तोड़ नहीं सकते। जैसे कि भारत में क्या होता है कि अगर किसी को मतलब पार्लियामेंट को किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना है, या किसी स्टेट के नाम को चेंज करना है, या दो स्टेट को मर्ज करना है, या एक स्टेट को बाइफरकेट करना है, या कुछ भी करना है, तो वो पार्लियामेंट बाय लॉ सिंपल मेजॉरिटी से कर देंगे। इनको राज्य की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में ऐसा है। लेकिन तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट हो जाएगा, कि इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन तो दोनों ही है क्योंकि फेडरेशन है। लेकिन इंडिया में क्या है, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है क्योंकि हमें स्टेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें किसी स्टेट को नेम चेंज करना है, एरिया उसका अलग चेंज करना है, बाउंड्रीज में कुछ अल्टर करना है, या दो स्टेट को मर्ज करना है, बाइफरकेट करना है, तो हमें स्टेट परमिशन नहीं चाहिए होती। इसमें क्या होता है,
इसमें कैसे कर सकते हैं, पार्लियामेंट बाय लॉ, सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। इसमें आर्टिकल 368 नहीं लगता, स्पेशल मेजॉरिटी नहीं लगती है, याद रखना, और ना ही स्टेट की परमिशन लगती है। और वहीं यूएस में क्या है, इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट है, कि अगर कुछ भी नाम वगैरह कुछ भी चेंज करना है आपको, कल को उन फ्लोरिडा का नाम कुछ चेंज करना है, वॉशिंगटन डीसी का कुछ चेंज करना है, इन सब का अगर कुछ नाम चेंज करना है तो आपको स्टेट परमिशन चाहिए। इंडिया, इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और यूएस में क्या है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मतलब फेडरल है और इंडिया में सिंगल है, तो कौसी फेडरल है, मतलब कि यूनिटरी टिल्ट है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है। लोकसभा और राज्यसभा डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, और वहीं एक यूएस में क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। यूएस में क्या है, 50 स्टेट्स हैं, और जो उनका राज्यसभा है, सीनेट है जो, वहाँ पे हर स्टेट से 2 मेंबर गए हुए हैं, तो टोटल 100 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो स्टेट सेंट्रिक अप्रोच है, कि चाहे पॉपुलेशन कितनी भी हो, लेकिन स्टेट सेंट्रिक अप्रोच है। लेकिन इंडिया में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, पॉपुलेशन इज द बेसिस, कि अगर किसी यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके मेंबर्स राज्यसभा में ज़्यादा होंगे। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। और अगर सिक्किम के काम है तो सिक्किम के 1 या 2 ही होंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं होंगे। तो पीपल सेंट्रिक अप्रोच है इंडिया में, और यूएसए में क्या है, स्टेट सेंट्रिक अप्रोच है। अब सिंगल सिटीजनशिप है, यूएस में क्या है, डुअल सिटीजनशिप है, इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इंडिया में सेंट्रल की स्टेट सिविल सर्विसेज और स्टेट, आई थिंक आई हैव डन रॉन्ग, जो सिंगल सिटीजनशिप है ये इंडिया का है, और डुअल सिटीजनशिप कहाँ पे, यूएस में है। लेकिन जो मैंने इस साइड गलत लिख दिया है, इस साइड का इस साइड कर दिया है, जो सेपरेट पब्लिक सर्विस है ये यूएस का है, और जो मैंने ये 3 फ्लो चार्ट बनाया है ये इंडिया का है। थोड़ा चेंज हो चुका है, मतलब इस साइड का उस साइड हो चुका है, आई एम सॉरी। यूनियन सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज। इंडिया में क्या है, यूनियन सर्विसेज जो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करा रही है एग्जाम, स्टेट सर्विसेज पीएससी वगैरह जो स्टेट राज्य सरकार कंडक्ट करा रही है, और ऑल इंडिया सर्विसेज की मतलब एग्ज़ाम अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है, स्टेट के लिए कर रहा है। तो यूनियन कंट्रोल ओवर स्टेट, तो ये क्या दर्शा रहा है, यूनिटरी बायस ही तो बता रहा है कि मतलब काम वो कर रहा है स्टेट के लिए, लेकिन अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। आईएएस, आईपीएस एंड फॉरेस्ट, ऑल इंडिया सर्विसेज। इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू रिमूव जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कौन रिमूव करता है, पार्लियामेंट मूव करता है। कौन सी मेजोरिटी से प्रूव करता है, मैं ये सब पढ़ा चुकी हूँ। आप इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको टाइप्स ऑफ मेजोरिटी विद एप्लीकेशंस मिलेगा, कि कौन सी मेजोरिटी, कितने तरह की मेजोरिटी होती है, और कौन सी मेजोरिटी कहाँ पे यूज़ होती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, कि इंडिया में कौन जुडिशरी कहती है, इंटीग्रेटेड है, एक हायर की फॉलो होती है, कि पहले लोअर कोर्ट्स जाएंगे, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और पार्लियामेंट हैज़ पावर टू रिमूव जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। वहीं यूएसए में क्या है, यूनियन की जुडिशरी, मतलब सेंट्रल लेवल जुडिशरी अलग है, और स्टेट लेवल की जुडिशरी अलग है, कि जो स्टेट मैटर्स कौन देखेगा, स्टेट जुडिशरी, और यूनियन मैटर कौन देखेगा, यूनियन जुडिशरी। आर्टिकल 249 जो है ये क्या बात करता है, आर्टिकल 249 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। देखो आर्टिकल 249 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना क्या होता है, कि कोई पहला तो मैटर क्या है, किस मैटर पे बनेगा, नेशनल इंटरेस्ट, कि अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है तो जो स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट कौन, स्टेट लिस्ट पे कौन, किसके पास पावर है कानून बनाने की, स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन अगर नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है तो राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगी, राज्यसभा क्या करेगी, रेजोल्यूशन पास करेगी। वो रेजोल्यूशन कितने टाइम तक वैलिड होगा, 1 साल के लिए वैलिड होगा, वो रेजोल्यूशन 1 साल के लिए वैलिड होगा। और इसके बाद राज्य पार्लियामेंट क्या हो जाएगी, उस
जो भी वो मेंशन करेंगे कि इस मैटर पे कानून बनेगा। सारे स्टेट लिस्ट के मैटर पे कानून नहीं बनेगा, जिस नेशनल इंटरेस्ट पे जो मैटर इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ उसी पे कानून बनेगा। तो और वो अगर एक्सटेंड करना है फर्दर उसको, तो फिर से रिजोल्यूशन आएगा और फिर से मेजॉरिटी लगेगी। देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजन इन ऑफ दिस चैप्टर, इफ द Council of Ministers has declared by resolution supported by not less than 2/3 of the member present and voting, and that is कौन सी मेजोरिटी लग रही है? 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहाँ स्पेशल मेजोरिटी लग रही है कौन सी? 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। आर्टिकल 249 में राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करती है कौन सी मेजोरिटी से? 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग से, कि that it is necessary or expedient in the national interest that parliament should make law with respect to any enumerated in the state list specified in the resolution। specified in the resolution, state list के किसी मैटर पे स्पेसिफाई करेगी कि इस मुद्दे पे पार्लियामेंट कानून बना दे। राज्यसभा अकेले, इसमें लोकसभा का कोई रोल नहीं है रिजोल्यूशन पास करने में। कोई नेशनल स्टेट लिस्ट, इसमें क्या हो रहा है कि स्टेट लिस्ट के मैटर पे पार्लियामेंट के पास पावर आ रही है, लेकिन ये पार्लियामेंट शुरू पावर बनाने की प्रोसेस शुरू कैसे होगी? पहले राज्यसभा अकेले रिजोल्यूशन पास करेगी 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके बाद पार्लियामेंट बनाने के लिए हो जाएगी, मतलब पार्लियामेंट उस पर लॉ, उस मैटर पे कानून बना देगी। ये नहीं कि सारे स्टेट लिस्ट मैटर पे कानून बना सकते, जो स्पेसिफाइड होगा उस रिजोल्यूशन में सिर्फ उसी मुद्दे पे कानून बनेगा। इट शैल बी लॉफुल फॉर द पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर द वोल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब वो जो कानून बनेगा या तो वो पूरे देश के लिए भी बना सकते हैं या वो कुछ टेरिटरी के लिए भी बना सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू दैट मैटर वाइल द रिजोल्यूशन रिमेन इन फोर्स। रिजोल्यूशन कितने टाइम तक के लिए वैलिड रहता है? 1 साल के लिए वैलिड होगा। अ रिजोल्यूशन पास अंडर क्लॉज 1 शाल रिमेन इन फोर्स फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एज मे बी स्पेसिफाइड देयरिन। रिजोल्यूशन 1 साल के लिए रहेगा, अब उस पर कानून बन जाएगा। अब वो कानून कब तक वैलिड रहेगा? ये टेम्परेरी कानून होता है, परमानेंट कानून नहीं होता है। 1 साल तक रहेगा, उसके बाद अगर इसको एक्सटेंड नहीं किया इस रिजोल्यूशन को 1 साल के अंदर, तो 6 महीने और वो कानून वैलिड रहेगा। मतलब कि 1 साल का रिजोल्यूशन और मैक्सिमम 6 मंथ्स और ये वैलिड रहेगा। इसके बाद वो कानून नल हो जाएगा, नल एंड provided that if and so often as a resolution approving the continuance in force of any such resolution is passed in the manner provided in clause 1, such resolution shall continue in force for the further period of 1 year from the date on which under this clause it would otherwise have ceased to be in force। कि अगर आपको फिर से वो रिजोल्यूशन, अगर आपको फिर से वही कानून बनाए रखना है तो आपको फिर से रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तभी वो एक्सटेंड होगा, वरना वो 6 महीने के बाद नल एंड वो खारिज हो जाएगा। A law made by parliament which parliament would not but for the passing of resolution under clause 1 have been competent to make shall to the extent of incompetency यही लिखा है कि cease to have effect on the expiration of a period of 6 months after the resolution has been ceased। की मतलब resolution 1 साल तक रहता है, अगर resolution को आपने extend नहीं किया तो वो 6 महीने तक और रह सकता है, इसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। आर्टिकल 250 में क्या बात की है? पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट। जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, जब देश में क्या लगी हो? इमरजेंसी लगी हो, तो पावर किसके पास आ जाती है? स्टेट लिस्ट मैटर पे कानून बनाने की पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है। इसके लिए ना तो रिजोल्यूशन चाहिए हमें राज्यसभा से, 249 में क्या चाहिए था? हमें रिजोल्यूशन चाहिए थे कि स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट में कानून तो बना सकते हैं, लेकिन पहले राज्यसभा 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग से रिजोल्यूशन पास कर रही, तो वो रिजोल्यूशन 1 साल तक रह रहा था। लेकिन नेशनल जब 250 में क्या बात की है कि स्टेट लिस्ट पे कानून तो बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्यसभा से रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। तो पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन,
इवन इट इज़ इन सम पार्ट ऑफ इंडिया, ये पूरे कंट्री में, देश में भी लग सकती है और कुछ पार्ट में भी लग सकती है। नोट कि इमरजेंसी ख़त्म, अगर इमरजेंसी ख़त्म हो गई, जैसे कि वहाँ पे 1 साल तक रेजोल्यूशन रह रहा था, इमरजेंसी अगर कल ख़त्म हो गई तो वो कानून सिर्फ 6 महीने तक और रहेगा वैलिड, इसके बाद वो कानून एंड हो जाएगा। तो ये सेम चीज़ चल रही है। ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ लॉ एंडेड मेड बाय द पार्लियामेंट, तो ये भी क्या है, टेम्प्रेरी कानून बन रहा है। सेम चीज़ लिखी है, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। तो आर्टिकल 249 और 250 क्या है, दोनों में सेंटर स्ट्रॉन्ग है, कॉसी फेडरल फीचर है कि मतलब अगर नेशनल इंटरेस्ट होगा तो रिजोल्यूशन पास करके राज्यसभा तो स्टेट लिस्ट मैटर पे पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकती है आर्टिकल 249 में। और आर्टिकल 250 में क्या हो रहा है कि आर्टिकल 250 में क्या हो रहा है कि इसमें रेजोल्यूशन तो पास नहीं करनी, लेकिन अगर इमरजेंसी लगी है तो तो पार्लियामेंट कानून बना देगी। हम पढ़ रहे हैं कॉसी फेडरल। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, अब तक हम पढ़ रहे हैं कि इंडिया फेडरल सिस्टम फॉलो होता है, इंडिया में रिवाइज कर रहे हैं, फेडरल सिस्टम होता है लेकिन यूनिटरी वाइज है कि मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर है। तो हमारे यहाँ क्या है, ट्रू फेडरेशन नहीं, फेडरलिज्म फॉलो नहीं होता, कॉसी फेडरलिज्म फॉलो होता है कि यूनिटरी टिल्ट है। ठीक है, कि फेडरल, इंडिया में फेडरल क्यों है, क्योंकि डुअल गवर्नमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अथॉरिटी इन जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है। यूनिटरी बायस क्यों है, इसके लिए हमने पहले तो फेडरेशन समझा कि क्या होता है, बेसिक समझा, और इस हमने फिर समझा कि यूएस और इंडिया को कंपैरिजन करके अब हम आर्टिकल 249 में बात किए, जहाँ पे राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करके 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, फिर पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगी स्टेटलेस मैटर पे कानून बनाने की, वो सिंपल मेजोरिटी से कानून बनेगा। रिजोल्यूशन पास हो रहा है 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, लेकिन जो कानून बन रहा है वो सिंपल मेजोरिटी से बन रहा है, और वो कानून रेजोल्यूशन 1 साल के लिए होगा, एक साल के लिए होगा, 1 at a time। ठीक है, और आर्टिकल 250 में भी इसमें रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, लेकिन स्टेट लेवल पर जब इमरजेंसी लगी हो देश में, तो इमरजेंसी मैंने इन डिटेल आपको पढ़ाया, आप इमरजेंसी का टॉपिक जाके देखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने उसको। तो इमरजेंसी लगी हो तो 250 के अंदर, आर्टिकल 250 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है स्टेटलेस मैटर पर कानून बना देने की। पूरे देश में भी लग सकता है और इन सम पार्ट्स में, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, पूरे देश, ये बहुत ध्यान से सुना करो, क्योंकि ये एग्जाम में इन्हीं चीज़ों की आपसे पूछ लेंगे कि ओनली इन वोल पार्ट ऑफ द इंडिया, कुछ पार्ट में भी लग सकती है। और ये दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि ये स्ट्रॉन्ग सेंटर को दर्शाते हैं, साथ में क्या दर्शा रहे हैं कि ये जो लॉ बनेगा वो टेम्परेरी कानून है, कि मतलब रिजोल्यूशन कि 6 महीने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। आर्टिकल 249 ऑफ 250, आप आर्टिकल 251 क्या बोलता है, स्टेट कैन मेक लॉ, क्या जब देखो पावर किसके पास आ गई स्टेट लिस्ट मैटर पे बनाने की, पार्लियामेंट के पास पावर आ गई, क्या स्टेट भी कानून बना सकते स्टेट लिस्ट मैटर पे जब आर्टिकल 249 और 250 लगा हो तो? यस, स्टेट कैन मेक लॉ आफ्टर राज्यसभा रिजोल्यूशन, पार्लियामेंट कैन ऑल्सो मेक लॉ, दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो किसका प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट का कानून प्रिवेल करेगा। और वहीं 250 में भी अगर इमरजेंसी लगी है तो स्टेट भी अपना कानून बना सकती है, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो किसका प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट का प्रिवेल करेगा। ये चीज़ किस में दी है, आर्टिकल 251 में। तो ये भी क्या है, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब यूनिटरी टिल्ट है। Nothing in Article 249 and 250 shall restrict the power of the legislature of a state to make any law. आर्टिकल 250 और 249 रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट की आप कानून नहीं बना सकते अब, बट लेकिन क्या है, अंडर विच टू मेक एनी लॉ विच अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ पावर टू मेक, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो उनको पावर दी है ना अंडर आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 में, कि आप स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकते हैं, तो वो आर्टिकल 249 और 250 आपसे वो पावर नहीं छीन रहे हैं।
बट लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट प्रिवेल वेदर पास्ड बिफोर और आफ्टर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, कि चाहे वो कानून पहले बना हो चाहे बाद में लागू बना हो, वेदर पास्ड बिफोर और आफ्टर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, कि अगर पार्लियामेंट ने वो कानून बनाया है चाहे स्टेट गवर्नमेंट का पहले कानून बना हो या उसके बाद बनाया हो, लेकिन चलेगी किसकी, पार्लियामेंट की। तो आर्टिकल 251 भी क्या है, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग सेंटर, यूनिटरी टिल्ट बता रहा है। सेम चीज़ लिखी है कि इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 249 एंड 250 एंड लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रॉपर आर्टिकल्स हैं जो मैं इसके आपके यहाँ पे लगाए हुए हैं, बट मैंने आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके पढ़ाया। अब आर्टिकल 252 भी, ये भी कॉसी फेडरल स्ट्रक्चर बता रहा है, यूनिटरी टिल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसमें क्या बात करते हैं, आर्टिकल 252 में क्या बोल रहा है, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट। अगर 2 या 2 से ज़्यादा, मिनिमम कितने, 2 स्टेट, और अगर 2 से ज़्यादा स्टेट पार्लियामेंट के पास जाते हैं कि आप स्टेटलेस मैटर पे कानून बना दो, तो सिंपल मेजॉरिटी उन स्टेट ने पास कर दिया। जो स्टेट्स हैं वो कौन सी मेजॉरिटी से पास करेंगे, सिंपल मेजॉरिटी से, कि सिंपल मेजॉरिटी से वो पास कर दे उन्होंने अपनी अपनी विधानसभा से, और अब वो पार्लियामेंट को बोल रहे हैं कि हमारा कंसेंट है और कि आप स्टेटलेस मैटर पे बना दीजिए। तो ओनली ऑन दैट मैटर एंड ओनली फॉर दैट स्टेट, कि जिन जिन राज्यों ने ये पार्लियामेंट को अप्रोच किया है सिर्फ उन राज्यों के लिए बनेगा, और जिस मैटर पे उन्होंने, सारे स्टेटलेस मैटर पे पार्लियामेंट कानून नहीं बनाएगी, सिर्फ जिस मैटर को उन्होंने स्पेसिफाई किया है, पास किया है बाय सिंपल मेजॉरिटी से अपनी विधानसभा से, वो उसी पे पार्लियामेंट क्या करेगी, कानून बनाएगी। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट बाय कंसेंट एंड अडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट, ये सिंपल मेजॉरिटी से उन स्टेट ने पास कर दिया, ओनली फॉर दैट स्टेट कानून बनाएगा पार्लियामेंट, ठीक है, ओनली ऑन दैट मैटर एंड ओनली फॉर दैट स्टेट। ये आर्टिकल 252 का क्लॉज 1 बोलता है। आर्टिकल 252 का क्लॉज 2 क्या बोलता है, एनी एक्ट so passed by parliament may be amended or repealed by an act of parliament passed or adopted in like manner। अब जो वो कानून बनाया है, आपने दो या दो से ज़्यादा स्टेट ने पार्लियामेंट को अप्रोच किया बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, कि आप इस मैटर पे कानून बना दीजिए, तो वो जो कानून बनाएंगे वो उस मैटर पे ही बनाएंगे और सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में लगेगा। लेकिन एक बार कानून बन गया तो उस कानून को अमेंड करना, अपील करना, ये कौन करेगा, अब राज्य सरकार नहीं कर सकते उसको। अगर सुधार करनी है उस कानून में या उसको हटाना है उस कानून को, तो पार्लियामेंट ही करेगा। ये पावर किसकी है, ये आर्टिकल 252 बोल रहा है। सेम चीज़ दी हुई है, आप पढ़ लेना इन डिटेल, सेम चीज़ दी है। मैंने आपको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख के अपने नोट्स से बताया है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करिए और आप एक रीडिंग लगा लीजिए। अब आर्टिकल 249 में जो कानून बन रहा है वो टेम्परेरी कानून बन रहा है कि रिजोल्यूशन 1 साल तक रहता है, उसके रिजोल्यूशन के ख़त्म होने, अगर आपको रिजोल्यूशन फर्दर एक्सटेंड करना है तो आपको फिर से कर सकते हैं बाय 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, वही मेजॉरिटी लगेगी। रिजोल्यूशन इनफाइनाइट टाइम आप रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, लेकिन आपको राज्यसभा से वो 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग से करना पड़ेगा अगर आपको एक्सटेंड करना उस मैटर पर कानून बने। और अगर नहीं करेंगे तो 6 महीने बाद रिजोल्यूशन ख़त्म होगा, 1 साल तक रहता है वैलिड, उसके रिजोल्यूशन के फर्दर 6 महीने तक और वो कानून वैलिड रहेगा, उसके बाद हट जाएगा। सेम गोज टू आर्टिकल 250 कि इमरजेंसी लगी हुई है, इमरजेंसी जिस दिन ख़त्म होगी उसके 6 महीने तक बना रहेगा वो कानून जो पार्लियामेंट ने बनाया है, उसके बाद वो कानून भी हट जाएगा। लेकिन जो आर्टिकल 252 में है वो कि 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट अप्रोच किए पार्लियामेंट को कि इस मैटर पे इन स्टेट्स में कानून बना दो हमारे स्टेट्स में, तो पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा वो परमानेंट होगा। अब उसको अमेंड करना, रिपील करना, कि हटाना या उसमें सुधार करना, ये पार्लियामेंट ही करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते। और वहीं आर्टिकल 249 और 250 में जो भी आर्टिकल 251 क्या बात कर रहा था कि जो आर्टिकल 249 और 250
पावर नहीं छीन रहे स्टेट गवर्नमेंट से कि आप कानून नहीं बना सकते, ये आर्टिकल 250 में। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो चलेगी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये कहाँ पे दिया है, 251 में। और वही सेम आर्टिकल 253 में भी कानून कौन सा बनेगा, परमानेंट लॉ। हम देखते हैं आर्टिकल 253 में क्या दिया है। ये भी किसको दर्शा रहा है, कॉसी फेडरल स्ट्रक्चर को दर्शा रहा है, यूनिटरी टिल्ट एंड स्ट्रॉन्ग सेंटर की लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। कि अगर कोई ट्रीटी हुई है, ट्रीटी कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रीटी करती है, राज्य सरकार को ट्रीटी करने का वो नहीं है। तो अगर इंटरनेशनल दो किसी और राज्य देश से हमने कोई ट्रीटी साइन की है, कोई एग्रीमेंट साइन किया है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि उस ट्रीटी को लागू करवा सकें, कि उसके लिए कानून बनाने की पावर है पार्लियामेंट के पास। या वो कानून पूरे देश में भी लग सकता है और कुछ पार्ट में भी लग सकता है। वही चीज़ दी है आर्टिकल 253 में, कि लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अब आर्टिकल 254 में क्या दिया है, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। पहले ये देखो आर्टिकल 256 और 257 की मैं बात करने वाली हूँ। इसमें क्या कर रहा है, सेंटर जो है डायरेक्शन दे रहा है किसको, स्टेट को। कि आर्टिकल 256 में बात की थी कि पार्लियामेंट्री लॉ की, और आर्टिकल 257 में बात कर रहा है ऑफिसर्स और मिनिस्टर की। ये डिफरेंस है, आपको अभी सेम लगेगा, इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री लॉ की बात की है कि सेंटर क्या कर रही है, डायरेक्शन दे रही है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। तो डायरेक्शन दे रही है तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर स्ट्रॉन्ग है। जब आप किसी को डायरेक्शन दोगे, आदेश दोगे, मतलब आप उससे स्ट्रॉन्ग हो, तो सेंटर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या दर्शा रहा है, कॉसी फेडरल स्ट्रक्चर बता रहा है, और यूनिटरी टिल्ट स्ट्रॉन्ग सेंटर। आई एम सॉरी। आर्टिकल 256 पार्लियामेंट्री लॉ की बात कर रहा है, और आर्टिकल 257 में ऑफिसर्स ऑफ मिनिस्टर। अब आते हैं हम आर्टिकल 256। अच्छा, अभी हमने आर्टिकल 254 नहीं पढ़ा, ओके। आर्टिकल 254, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। कि जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स हैं, इस पे कानून कौन बना सकता है, स्टेट लिस्ट भी बना सकती है, इस राज्य सरकार भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो किसकी चलेगी, पार्लियामेंट की चलेगी। ये कहाँ पे दिया है, 254 में दिया है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो ये क्या दर्शा रहा है, कॉसी फेडरल स्ट्रक्चर बता रहा है। और व्हेन स्टेट लॉ गेट प्रेसिडेंट, लेकिन साथ में 254 में एक और चीज़ दी है, सब क्लॉज 2 में ये भी चीज़ दी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का कानून है वो भी चल सकता है। कब, अगर स्टेट गवर्नमेंट वो कानून बनाने के से पहले प्रेसिडेंट का असेंट ले लिया है, और लेकिन वो प्रेसिडेंट का असेंट क्या डिस्क्रिशनरी पावर है, प्रेसिडेंट की मर्जी है, नहीं, ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो आपको बहुत हौच पौच हो जाएगा कि लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको मैक्सिमम 3 बार देख लेंगे तो वो आपको दिमाग में बैठ भी जाएगी। और साथ में अपने नोट्स भी बनाइए, जैसे आपने देखा मुझे कि मैंने नोट्स बना, और फिर उसको सेम डे रिवाइज कर लीजिए ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। और फिर इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या करना है, उसको एक बार देख लेना है। 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा। इससे क्या होता है कि हमारा 3 बार रिवाइज हो जाता है और हमें अच्छे से दिमाग में कोई भी चीज़ बैठ जाती है। तो जो मैंने आपको अभी पढ़ा है, आप उसको नोट्स बनाइए जैसे मैंने बनाया है। फिर आप उसको उस पेज को सोने से पहले रिवाइज करिए, और फिर सुबह उठने से पहले एक बार देख लीजिए। वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको 3 बार रिवाइज कर लिया, एक बार पढ़ते टाइम, दूसरा सोते टाइम, और दूसरा उठते टाइम। तो आर्टिकल 254 में क्या बात हुई है कि कॉन्करेंट लिस्ट की। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर होती है, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। वही स्टेट लॉ भी प्रिवेल कर सकता है, ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट की चलेगी नहीं। कि अगर प्रेसिडेंट ने उनको परमिशन दी है, असेंट दे दिया, अपनी मंजूरी दे दी, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट का जो कानून है वो प्रिवेल कर जाएगा, चल जाएगा। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट असेंट देंगे वो उनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देंगे। सेम चीज़ यहाँ पे दी है, अब पढ़ लेना।
सब क्लॉज 2 में यही दिया है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है। आर्टिकल 256 में अभी मैंने बताया कि पार्लियामेंट्री लॉ की बात कर रहा है, और आर्टिकल 257 किसकी बात कर रहा है? ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स की। कि देखो आर्टिकल 256 में और 257 में सेंटर क्या कर रहा है? स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है। तो ये क्या दर्शा रहा है? क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिटरी टिल्ट, कि स्ट्रांग है, सेंटर स्ट्रांग है। ये निर्देशक दे रहा है, डायरेक्शंस दे रहा है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। कब? जब पार्लियामेंट्री लॉ, the executive power of every state shall be so exercised as to ensure compliance with the law and made by the parliament. और स्टेट की ऑफिसर विल नेवर गो अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री लॉ। कि आप जो स्टेट गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, वो पार्लियामेंट के लॉ के जो भी कानून स्टेट गवर्नमेंट में है और राज्य सरकार में है, और जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, आप उस लॉ के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। कि जो एग्जीक्यूटिव है, ऑफिसर्स वगैरह हैं, वो उस कानून के, पार्लियामेंट के लॉ के अगेंस्ट नहीं जाएंगे कि आप अपना कानून लागू करवाने के चक्कर में आप पार्लियामेंट के कानून को उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो सेंटर क्या कर सकता है? डायरेक्शन दे सकता है कि हद में रहो। ये तो क्या हो गई? एक यूनिटरी टिल्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग सेंटर, अगर पार्लियामेंट लॉ का उल्लंघन हुआ तो। और ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स, अब यहाँ पे क्या है कि ऑफिसर्स और मिनिस्टर की कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस। कहाँ कहाँ पे ऑफिसर्स और मिनिस्टर की बात की कि अगर जो स्टेट ऑफिसर्स है, पीएससी वगैरह के, वो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। कि यूनियन एग्जीक्यूटिव जो राज्य सरकार के ऑफिसर्स हैं उसके अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नहीं जा सकते। कि ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स, उनके मिनिस्टर्स या ऑफिसर्स की बात की है आर्टिकल 257 में, और लॉ की बात की है, पार्लियामेंट्री लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ये 256 में बात की है। ये आपको मैंने 256 समझाया कि पार्लियामेंट लॉ के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। आप इसको पॉज करें और आर्टिकल 256 पढ़ें। 257 में मैंने बताया कि ऑफिसर ऑफ मिनिस्टर की बात की कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में जो डायरेक्शन दे रहे हैं सेंटर स्टेट्स को, वो 257 में पहला केस क्या होगा? कि ऑफिसर्स ऑफ मिनिस्टर जो एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव है उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, स्टेट के जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव है। और दूसरा केस क्या है? हेडिंग क्या हमारी? कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस। पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि आप कम्युनिकेशन नहीं बिगाड़ेंगे, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो बोला है आप उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। दूसरा यहाँ पे क्या है? देखो, प्रोटेक्शन ऑफ रेलवे। कि स्टेट का काम क्या होता है? स्टेट रेलवेज को प्रोटेक्ट करना। लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम किसका होता है? रेलवेज का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे 3 डायरेक्शंस दिए हैं कि आप इसको रेलवेज को प्रोटेक्ट करें, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप कम्युनिकेशन जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको जो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, ये किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट का। तो राज्य सरकार उनको निर्देशक दे सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है। प्रोटेक्शन, रेलवेज को प्रोटेक्ट करें, सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार को डायरेक्शंस दे सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम, रेलवेज बनाने का काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये नहीं दिया है यहाँ पे दिया है प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज। देखिए मैंने पॉइंट 3 में क्या दिखाया है आपको? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल ऑल्सो एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ द स्टेट एज टू मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन द स्टेट। प्रोटेक्शन की बात की, कंस्ट्रक्शन की बात नहीं की है। वहीं सेकेंड में क्या दिया? कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल ऑल्सो एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ डायरेक्शंस टू द स्टेट। की यूनियन स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकते हैं एज टू कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कंस्ट्रक्शन की बात की है और मेंटेनेंस। और आर्टिकल 1 में क्या बात की है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शाल बी सो एक्सरसाइज एज नॉट टू इम्पीड और प्रीजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। की जो यूनियन के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनके अगेंस्ट, मिनिस्टर्स हैं, उनके अगेंस्ट स्टेट के एग्जीक्यूटिव नहीं जाएंगे, ऑफिसर्स मिनिस्टर्स नहीं जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो यूनियन शैल एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ द सच डायरेक्शन टू द स्टेट। कि वो स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकते हैं, मे अपीयर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी नेसेसरी फॉर दैट पर्पज।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है आर्टिकल 2 क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ा है कि इंडिया क्या है, फेडरल सिस्टम तो है इंडिया में, लेकिन ट्रू फेडरेशन नहीं है, कि मतलब पावर्स डिवाइड तो हैं लेकिन यूनिटरी टिल्ट है, कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो किसकी चलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब फिर हमने उसके एग्जाम्पल्स भी देखे, तो अगर यहाँ और हमने साथ में कंपैरिजन भी किया यूएस और इंडिया का, तो यहाँ से हमारे दो मेंस के आंसर निकलते हैं। एक यूएस और इंडिया का कंपैरिजन, दूसरा कि हमारा जो इंडिया है वो कैसा है, फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी वाइज। उसके हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, आर्टिकल 249, आर्टिकल 240, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257। आज हमने बहुत सारा पढ़ा। अब आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और प्लीज़ एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लाइक तो बनता है, और कमेंट भी करें। थैंक यू।